नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश सैमल सैमल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एपीक्यूपी के फेज के बारे में, कौन कौन से फेज होते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग रहेगा, और ये हमारी एपीक्यूपी सीरीज का 5वां पार्ट है। हमारे सभी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाल वाला बटन दबाकर बेल आइकन दबाना न भूलें। सैमल एसोसिएट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसलिए आप हमारे फर्म के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे उनको भी कुछ लर्निंग होने का मौका मिल सके। सैमल एसोसिएट में कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि 5S एक्सपर्ट, काइजन एक्सपर्ट, पोकायोका एक्सपर्ट, चेंज मैनेजमेंट, 5 कोड टूल, FMEA कंट्रोल प्लान, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, EPQP, MSA, PPAP। इस तरह से 35 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है हमारे पास। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। इससे पहले एपीक्यूपी के प्रीवियस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हमने जो 12 नंबर वीडियो जो दी थी एपीक्यूपी की, उसमें एलिमेंट के बारे में बताया था। फिर 13 नंबर वीडियो दी थी हमने। फिर 14 नंबर वीडियो दी थी, और इस तरह से हमने एलिमेंट की एपीक्यूपी के 15वीं वीडियो दी थी। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो गैलरी में भी अवेलेबल है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप पर। तो शुरू करते हैं। नेम ऑफ 5 कोर टूल। 5 कोर टूल कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, 5 कोर टूल IATF की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पहला टूल होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, तीसरा होता है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसे FME भी कहते हैं, चौथा होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसे कि MSA भी कहते हैं, पांचवा होता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये 5 को टूल होते हैं जो कि क्वालिटी के पिलर माना जाता है। तो रेफरेंस दे देते हैं IATF के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे अधिकतर व्यूअर जो हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आते हैं। तो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जो है IATF में क्लॉज नंबर 8, 8.2.3, 8.3, 8.5, 9.1.1, 9.1.2 एंड 10.3, ये एपीक्यूपी की बात करते हैं। IATF के जो क्लॉज हैं, एपीक्यूपी जो है एक हमारे प्रोफेशनल है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, MSA है, और एपीक्यूपी जो मैनेज करता है टाइमलाइन चार्ट को। तो जानते हैं एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एपीक्यूपी होता क्या है। एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज ए framework of procedure and technique used to develop product in industry, particularly in the automotive industry. It is similar to the concept of design for Six Sigma DFME। यानी कि दोस्तों APQP एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर है कि हमको क्या से क्या करना है। एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम हम कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, और ये बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन इसके ग्रोथ को देखते हुए अदर इंडस्ट्रियों ने भी इसको एडेप्ट किया है। ये जो 6 सिग्मा होता है डिजाइन का, उससे उसका ये लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि ये एपीक्यूपी जो है 5 कोर टूल में से एक कोर टूल है। आगे जानते हैं एपीक्यूपी की हिस्ट्री, जानते हैं क्या है। एपीक्यूपी इज ए प्रोसेस डेवलप इन द लेट 1980 बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपर्ट हु जनरेटेड अराउंड द बिग थ्री ऑफ द US ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फोर्ड, जनरल मोटर, क्रिस्टल। यानी कि दोस्तों एपीक्यूपी जो फर्स्ट टाइम जो 1980 में आया था, जो बिग थ्री कंपनियां मानी जाती हैं, फोर्ड, जनरल मोटर एंड क्रिस्टल। फोर्ड कंपनी published the first advanced quality planning handbook for supplier in the early 1980। यानी कि 1980 में फर्स्ट टाइम कोई भी सप्लायर की बुक पब्लिश हुई थी मार्केट में। जो करंट एडिशन चल रहा है AIAG का एपीक्यूपी का,
वो सेकंड एडिशन है जो कि आपका 2008 में लॉन्च हुआ था। पर्पस क्या होता है एपीक्यू का ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू AIAG और टू मोबाइल इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, जो AIAG होता है जहाँ से डॉक्यूमेंट कंट्रोल होते हैं आपके, द पर्पस ऑफ APQP is procedure a quality plan which will support development of product or service that will satisfy the customer through timely completion of required goal with minimal or no quality issue। यानी कि APQP का जो हमारा पर्पस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना और कस्टमर की लॉयल्टी लेना, क्योंकि जब लॉयल्टी हमारी होगी तो रॉयल्टी मिलेगी और कस्टमर हमारे को छोड़कर कहीं किसी और के पास जाएगा नहीं, उसे टाइमली सॉल्यूशन देंगे। तो APQP का पर्पस यही होता है, फर्स्ट टाइम में राइट प्रोडक्ट बनाना। वाई नीड APQP की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आइडेंटिफाई वे टू इम्प्रूव, मीन फॉर ट्रैकिंग एंड कंसल्टेंसी प्लानिंग, रोस्ट page planning, do it right first time, on time output, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होता और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर जिससे क्या होता है तो मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को या फिर जो सीनियर होते हैं जूनियर को लताड़ते रहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी APQP का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है। वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन के काम आता है। ये क्वालिटी इम्प्रूव होती है जब हमारे बेटे क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे तो हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर में एंटर कर सकते हैं और कहीं भी पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो हैं हमारे PSP होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए होते हैं। बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है आपका APQP से, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। then to need of APQP in project, applicable throughout the manufacturable process from customer order to SOP, it customer and customer approval। न्यू प्रोडक्ट पार्ट, जब हमारा कोई नया पार्ट हो जब हम इसको यूज करते हैं, डिजाइन में कोई चेंजिंग हुई हो तब इसको यूज कर सकते हैं आप, मटेरियल चेंज हुआ हो तब यूज करते हैं APQP को, प्रोसेस के पैरामीटर में कोई चेंजिंग आई हो उस समय आप APQP का यूज करते हैं, प्रोसेस या सीक्वेंस में कोई भी चेंजिंग हुई हो उस समय यूज किया जाता है, इक्विपमेंट में कोई चेंजिंग आई हो जब APQP का यूज किया जाता है, प्लांट यदि दूसरी जगह लगाया गया है उस समय APQP का यूज करते हैं, सप्लायर आपने चेंज किया है तब भी आपको APQP का यूज करना होता है। तो इससे क्या होता है जब हम करते हैं APQP का यूज तो कस्टमर से एक अप्रूवल हो जाता है, जिससे कि हम कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है, कस्टमर का हमारे ऊपर बिलीव भी बढ़ता है। APQP में कौन कौन से फेज होते हैं ये जानते हैं। नेम ऑफ APQP फेज, पहला फेज होता है प्लान एंड डिफाइन, दूसरा फेज होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा फेज होता है आपका प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, चौथा फेज होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोडक्ट फीडबैक, पांचवा आपका आता है लंच असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। अब जानते हैं रिलेशन बिटवीन APQP एंड PDCA में क्या क्या रिलेशन होता है। प्लान, जैसे PDCA को आप जानते हैं प्लान डू एंड चेक एक्ट होता है, तो प्लान का मतलब ये है कि प्लान में पहला फेज आता है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, दूसरा डू में आता है आपका फेज सेकंड और थर्ड जो कि हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन एंड वेरिफिकेशन है, चेक में हमारा आता है फेज 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन फीडबैक, पांचवें में हमारा आता है एक्ट में पांचवा फेज आता है जो कि लंच असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन होता है। आपको यहाँ पर क्लियर से ये दिखाई दे जाएगा।
पहले में यहाँ पे देखा जाए तो प्लान, डू या कैक्ट, ये हमारा पीडीसी हो गया। पहले में हमारा आता है प्लान, दूसरे में आता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और दूसरे में हमारा आता है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। चेक में हमारा आता है चौथा फेज जो कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन है, और एक्ट में हमारा आता है फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन जो कि हमारा 5वां फेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पीडीसीए सर्किल में किस तरह से एपीक्यूपी और पीडीसीए में रिलेशन होता है, वो यहाँ पर इस सिनेरियो में दिखाया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज 110 एंड 100 रूल। दोस्तों जानते हैं क्या होता है। द 110 एंड 100 रूल स्टेट दैट एज ए प्रोडक्ट और सर्विस मूव थ्रू द प्रोडक्शन सिस्टम द कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग इन एरर मल्टीप्लाई 10। दोस्तों इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। यदि हमारी मटेरियल इज करेक्ट तो कॉस्ट हमारी 1 रुपये आएगी, और यदि हमारा मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो हम बिलिंग स्टेज पे यानी कि डिस्पैच के समय पे उसको पकड़ते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, तो वो कॉस्ट लगभग 10 रुपये पहुँच जाती है। और प्रॉब्लम जो है कस्टमर डिटेक्ट करता है तो वो 100 रुपये के बराबर हो जाती है। ये बेसिकली हमारा 110 एंड 100 रूल कहलाता है। आप इस एग्जांपल से क्लियर आपको हो गया होगा कि यदि हम प्रॉब्लम को इनिशियल फेज में पकड़ लेते हैं तो लॉस बहुत कम होता है, और डिस्पैच टाइम पे पकड़ेंगे तो लॉस और बढ़ जाता है, जो कि लगभग 10 गुना होता है, ऐसा एक सर्वे में बताया गया है। और कस्टमर के पास पकड़ा जाता है तो वो 10 गुना और बढ़ जाता है, तो इसमें फिर मेन का भी एक्सेस बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का, आने जाने का, और भी बहुत कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन भी हो जाता है और वो दूसरे को भी माल लेने लग जाता है, जिससे हमारा अल्टीमेट लॉस ही जाता है। इसलिए अधिक से अधिक कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम में राइट पीस बनाएं। प्राइमरी स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एपीक्यूपी, यानी एपीक्यूपी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन द टीम ए प्रोसेस ऑनर फॉर एपीक्यूपी, एक टीम बनी होनी चाहिए आपके पास। सीएफटी टीम जिसे बोलते हैं, क्रॉस फंक्शन टीम भी बोलते हैं, या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी बोला जाता है, जो कि जिसमें कि आपका सप्लायर के बंदे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बंदे होते हैं, क्वालिटी के बंदे होते हैं, मटेरियल के, सेल्स के, इस तरह से रिलेवेंट डिपार्टमेंट के बंदे उसमें ऐड किए जाते हैं। और टिपिकली जो सीएफटी होती है 5 से 6 बंदों की ठीक रहती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी अच्छी नहीं होती, और 1-2-3 बंदों की टीम भी सफिशियंट नहीं होती है। और कभी कभी हमको कोई हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है स्पेशल पर्पस में आता है तो हम कभी बाहर से एक्सटर्नल भी हायर कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कस्टमर के यहाँ से भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, सप्लायर के यहाँ से भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये नीड के ऊपर होता है। डिफाइंड स्कोप, यानी कि टीम को स्कोप क्लियर होना चाहिए, क्या क्या है। प्रोजेक्ट टीम लीडर पहले से होना चाहिए, उसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये पहले से ही क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एपीक्यूपी, टीम टू टीम एस्टेब्लिश लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर इन हाउस टीम एंड कस्टमर टीम व्हेन रिक्वायर्ड। कस्टमर को क्या क्या चाहिए इन हाउस, और ये सब कुछ कम्युनिकेशन करके आप क्लियर कर लें इस चीज को। ट्रेनिंग, जो हमारी जो टीम है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एपीक्यूपी की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो नहीं है, या फिर किसी और तरह की आवश्यकता तो नहीं है, जो कि ट्रेनिंग इन आइडेंटिफिकेशन में आता है। कस्टमर एंड सप्लायर इन्वॉल्वमेंट इफ नीडेड, जरूरत पड़े तो कस्टमर और सप्लायर को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू विच नीड इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड सप्लायर एंड देयर सॉल्यूशन, जब हमको जरूरत पड़ती है कोई इश्यू के लिए तब हम उनको बुला सकते हैं, जरूरत हो तो, वैसे नहीं। वैसे इंटरनली हमारी सीएफटी
काफ़ी बन जाती है। कंट्रोल प्लान बनाते हैं इसमें। कंसर्न रिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूज ऑफ डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिफिकल्ट सिमुलेशन, प्रोजेक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान, डेवलपमेंट एक्टिविटी प्लान फॉर एक्टिविटी रिव्यू ऑफ एक्टिविटी एंड करेक्टिव एक्शन भी करते हैं इसमें। प्लानिंग रिलेवेंट टाइमिंग चार्ट, सब प्लान फॉर एसोसिएट एक्टिविटीज, कुछ अलग से एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। वाई फेलियर एपीक्यूपी, एपीक्यूपी फेल क्यों होता है इसको जानते हैं। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट जो है सही से कमिटमेंट नहीं करते, इसी वजह से ये एपीक्यूपी फेल हो जाता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट इश्यू, जब टाइम मैनेजमेंट इश्यू होता है तो इस पिक्चर से आपको पता ही चल रहा है बॉस कैसे गले को पकड़ लेता है। अनक्लियर प्रायोरिटाइज, अनक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ फिट इन सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होने के कारण भी हमारा एपीक्यूपी फेल हो जाता है। पर्सनल ईगो किसी का हो, दुश्मनी हो, तब भी फेलियर के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लैक ऑफ टीम स्पिरिट, यानी कि काम करने की टीम में भावना न हो तो हमारे फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी हो, रिसोर्सेस की कमी हो, अनक्लियर डायरेक्शन हो, यानी कि पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है और अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहे हैं, तब भी एपीक्यूपी फेल हो जाता है। नॉन कम्पिटिटिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो। एपीक्यूपी के बेनिफिट क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। ए कॉमन अप्रोच थर्ड सप्लाई चेन, यानी कि एक कॉमन अप्रोच है जो कि सप्लाई चेन भी होता है, यानी एक तरह से नेटवर्क है ये हमारा जो कि सप्लाई से लेकर कस्टमर के पास तक पहुंचता है। बेहतर कस्टमर सप्लायर कम्युनिकेशन, कस्टमर के और सप्लायर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। रिड्यूस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, एनवीबीए होता है, इसमें एक्टिविटीज में कमी आती है। रिजेक्शन और रीवर्क में कमी आती है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इन कंपनी, पहले कंपनी के अंदर एक अच्छा माहौल बनता है जो कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग भी माना जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज एपीक्यूपी एलिमेंट। एपीक्यूपी एलिमेंट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं एपीक्यूपी का पूरा नाम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है। बहुत से लोगों को हमने देखा एडवांस बोलते हैं। एडवांस का मतलब होता है कोई चीज़ ले लेना पहले ही, जैसे आप सैलरी कंपनी में काम करते हो तो आप सैलरी लेते हो, वो एडवांस होता है। और ये एडवांस्ड है, ईडी लगा हुआ है, यानी कि एक काफ़ी हायर लेवल की बात हो गई है। और एपीक्यूपी में बेसिकली 23 एलिमेंट होते हैं जो कि सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट होते हैं 5 पेज में, जैसे कि आप जानते होंगे 5 पेज होते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो एपीक्यूपी में 23 एलिमेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट सीक्वेंस होता है। क्या क्या होता है आज हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको कैसे कैसे हम क्वालिटी प्लानिंग में यूज करते हैं इसके बारे में बताते हैं आगे। और फिर इन डॉक्यूमेंट को डिटेल बाई डिटेल एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला आपका एलिमेंट होता है वो कस्टमर ऑर्डर होता है। दूसरा आपका कस्टमर स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसमें जो ड्राइंग की बात करता है। तीसरा अवेलेबिलिटी अपीयरेंस होता है आपका। चौथा डिजाइन एफएमई है। पांचवा डिजाइन रिव्यू। छठवां डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान। सातवां क्वालिटी प्लानिंग। बेसिकली ये जो डिजाइन एफएमई होता है ये प्रोडक्ट डिजाइन की यहाँ पर बात होती है। प्रोडक्ट डिजाइन आपकी कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको प्रोसेस का डिजाइन करना होता है जैसे पीएफएमई में कवर करते हैं। डीएफएमई की जब भी बात की जाए आप समझ लो
तो प्रोडक्ट डिजाइन की बात हो रही है। प्रोडक्ट डिजाइन बेसिकली Tier 1 और Tier 2 कंपनियां करती नहीं है, OEM कंपनियों करती हैं अधिकतर। तो आपकी कंपनी OEM है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी आप अपने डिजाइन डिपार्टमेंट से बात करके देख लें, क्लियरिटी ले रहे हैं कि आपकी डिजाइन प्रोडक्ट की होती है कि नहीं। प्रोसेस की डिजाइन तो हर कंपनी में होती है, लेकिन प्रोडक्ट की डिजाइन नहीं होती है। अगला 8वां इसमें जो एलिमेंट होता है, इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट एंड टूलिंग। 9th आपका आता है इंस्पेक्शन प्लान, कंट्रोल प्लान फॉर प्रोटोटाइप आइटम। जैसा कि आप जानते हैं कंट्रोल प्लान 3 तरह के होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। जब कंट्रोल प्लान की बारे में बताएंगे, तीनों को कैसे कैसे क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। प्रोटोटाइप आइटम, प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन 10वां एलिमेंट होता है। 11th एलिमेंट जानते हैं डिजाइन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि स्पेसिफिक टैक्टिक्स भी होता है। 12वां आपका आता है कंफर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी। 13वां आता है प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड मास प्रोडक्शन लेआउट। दोस्तों प्रोसेस फ्लो चार्ट में आपका प्रोसेस का सीक्वेंस देखा जाता है। इसमें VA और NVA को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। VA होता है वैल्यू एडेड, NVA होता है नॉन वैल्यू एडेड। इन सब की बात की जाती है इसमें। और भी इसमें कुछ पार्टिकुलर सिंबल यूज होते हैं। प्रोसेस FMEA आपका प्रोसेस की बात करता है, प्रोसेस डिजाइन की। जैसे कि आप जानते हैं फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस होता है, कहीं कहीं से FMECA भी कहते हैं। जो मेस का स्टैंडर्ड है वहाँ पे FMECA लिखा हुआ था, उसका मतलब होता है फेलियर मोड इफेक्ट क्रिटिकल एनालिसिस। अलग अलग कंपनियों का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, OEM का फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। आगे चलते हैं। 15वां एलिमेंट आपका आता है इंस्पेक्शन इक्विपमेंट कैपेबिलिटी। 16वां आता है आपका प्री प्रोडक्शन एंड प्री रिलीज कंट्रोल प्लान। जैसा कि आपको बताया था, प्री लॉन्च जिसे बोलते हैं, प्रोटोटाइप के सेकंड स्टेज का ये कंट्रोल प्लान है। ये 17वां आपका आता है प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, ये जिसे WI भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं, ये 17वें को। 18वें आपका आता है तो लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड पैकिंग मटेरियल। लॉजिस्टिक ये होता है कि आपका मटेरियल आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी में जो आपका कस्टमर वहाँ पे कैसे भेजना है, इसमें सब कुछ आता है। पैकिंग का स्टैंडर्ड क्या है, पैकिंग बिन में जाएगा या पॉलिश में जाएगा, कितने पीस जाएंगे, इन सब के बारे में बताया जाता है इसमें। आपका 19वां डॉक्यूमेंट आता है प्रोडक्शन फर्स्ट ट्रायल रन, जो कि APQP के चौथे पेज का पहला डॉक्यूमेंट है। आपका 20वां आता है मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन प्लान। 21वां आपका आता है इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, जिसे कि आपका SPC भी कहते हैं, जो कि PPAP का 11वां डॉक्यूमेंट है। और 22वां आपका आता है टेक्निकल टेस्ट ऑन प्रोडक्शन आइटम। लास्ट जो आता है इनिशियल सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग प्लान बनता है आपका यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग आपके सैंपल का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 23 एलिमेंट APQP के। इनके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और कुछ कोर्स ऐड होंगे, तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि APQP में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो आज उन एलिमेंटों को जानते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करते हैं, उन सब के बारे में आप डीपली नॉलेज करेंगे उन एलिमेंटों की। जैसे कि लेट्स सी ईच एलिमेंट इन डीप, तो उनको डीपली समझते हैं क्या है। ये हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं, शुरू आगे का टॉपिक। पहला एलिमेंट होता है आपका कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर क्या होता है? कस्टमर ऑर्डर ये होता है जैसे हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं,
तो हम उसको स्पेसिफिकेशन बताते हैं। जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको क्या परचेज करना है, तो आप पहले प्लानिंग करते हो कि हमको ये परचेज करना है, वो शेड्यूल देखते हो कि कब तक मिल जाएगा। उसी तरह से आपको कंपनी में करना होता है कि कस्टमर का शेड्यूल क्या है, उसे कब तक क्या करना है, कितनी प्लानिंग है, क्या इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेशन क्या क्या है कस्टमर की, और जो सप्लायर की क्या है। इस तरह से हम इसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए अपना प्रोसेस और प्रोडक्ट पर पार्टिकुलरली काम करते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े और हमारे बिजनेस पे की ग्रोथ हो दिन प्रतिदिन। तो इस तरह से कस्टमर ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। दूसरा आता है कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कस्टमर स्पेसिफिकेशन मीन्स आपका वो कस्टमर हमसे क्या चाहता है, उसकी ड्राइंग जो देगा तो ड्राइंग की क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन से टेक्निकल बातें वो हमको ध्यान रखनी है। इन सब बातों को कस्टमर स्पेसिफिकेशन में लिया जाता है। और क्या क्या कम्युनिकेशन हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, बराबर करेंगे, रिटेंड करेंगे, इसमें सब कुछ आपको देना पड़ता है। एक ड्राइंग होती है कस्टमर स्पेसिफिकेशन, बेसिकली ड्राइंग मिलती है, कहीं फिजिकल सैंपल भी मिलते हैं और कहीं मॉडल भी मिलता है, 3D मॉडल, उससे भी आपको काम चलाना पड़ता है। तीसरा आपका एलिमेंट आता है एबिलिटी अपीयरेंस। इसका मतलब यही दोस्तों होता है कि कस्टमर ने जो आपको रिक्वायरमेंट बताई है, क्या आप उसको फुलफिल कर पाओगे। यदि आप उसको फुलफिल कर पाते हैं तो आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, क्या क्या वेरीफाई करोगे और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे मीट करोगे, जिससे कि कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन हो वो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। कस्टमर ने जो हमसे एक्सपेक्टेशन किया है वो हम उसकी पूरा कर सके। तो हम अपने एक तरह से फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं एबिलिटी अपीयरेंस में। दोस्तों अगला आपका आता है एलिमेंट डिजाइन एफएमईए। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, टू प्रिवेंट डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिजाइन and development phase, a design FMEA need to apply in the system to ensure potential design and development defect and their root cause identification, measurement and preventive action। यानी कि हम भी जो भी डिजाइन करते हैं उसमें पहले से हम उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि बाद में हमको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो और जो फर्स्ट टाइम में ही हम अपना डिजाइन का जो प्रोडक्ट है हमारा वो हाई क्वालिटी का बने। द क्रॉस फंक्शन टीम कंडक्ट द डिजाइन एफएमईए। एक क्रॉस फंक्शन टीम बनाई जाती है जो कि आपकी इस डिजाइन एफएमईए को करती है। और क्रॉस फंक्शन टीम में डिजाइन के बंदे होते हैं, मेंटेनेंस के होते हैं, आपके क्वालिटी के, प्रोडक्शन के जो रिलेवेंट पर्सन होता है वो ऐड किया जाता है। और एक जो क्रॉस फंक्शन टीम है सफिशिएंट रहती है, 5 से 6 हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी अच्छी नहीं होती और कम भी सही नहीं होता, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रॉस फंक्शन टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। इसी तरह से the expectation from the design FMEA is to all problem related to process and product layout can identify and resolve during initial stage so that mass production schedule can be observed। जो हमारा मास प्रोडक्शन होगा इन फ्यूचर उसमें हमारा क्या क्या शेड्यूल होगा, हमको उस तरह से डिजाइन को बनाना होता है कि हम उसको क्या मीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई डिजाइन इतना क्रिएटिव बना दिया, हम प्रोडक्शन उसका हाई है, मास प्रोडक्शन है, हम उसको मीट नहीं कर पा रहे तो प्रोडक्शन की क्राइसिस हो जाएगी, जिससे कि बहुत दिक्कतें बाद में उठानी पड़ती हैं। अगला आपका डिजाइन रिव्यू होता है। अगला एलिमेंट एपीक्यूपी का 5 फेज। अभी तक जो हमने जो डिजाइन किया है उसको एक बार रिव्यू करते हैं, कहीं कोई बाई फॉल्ट कोई मिस्टेक रह गई हो
तो उसको रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि उसमें कहाँ कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रिवेंट करते हैं इसी चीज़ को प्रोसेस में या कहीं भी, और उसको फिर वेरिफिकेशन करते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट फेज आता है वो डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान होता है इसका। जो 6 एलिमेंट होता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताया जा रहा है इसमें। क्योंकि इसका दूसरा ये भी होता है डिजाइन रिव्यू करने का, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी यहाँ पर निकलती है। यदि हमारी डिजाइन अच्छी होगी तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हमारी रिड्यूस होगी। इसलिए हमको डिजाइन में ही ध्यान देना होता है रिव्यू में और डिजाइन बनाते समय प्रोडक्ट की। जब भी डीएफएमए की बात हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट डिजाइन की बात हो रही है, ना कि प्रोसेस डिजाइन की, क्योंकि प्रोसेस डिजाइन आपका पीएफएमए में होता है और डीएफएमए आपका प्रोडक्ट डिजाइन में होता है। डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान जानते हैं। इट इज सप्लाई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इफेक्टिवली implement design phase of the product development and planning of all inspection and checking to ensure that the product of design meet the customer and its applications। यानी कि सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कस्टमर ने आपको जो डिजाइन प्रोवाइड की है प्रोडक्ट की, वो कैसे कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी इंस्पेक्शन कैसे करोगे, वो आपको इंश्योर करना होता है, जिससे कि उनकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट मीट हो सके और उनका जो पर्पस है वो कंप्लीट हो सके और कस्टमर ने जो आपसे एक्सपेक्टेशंस की है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली यही होता है डिज़ाइन वेरिफिकेशन में। ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एपीक्यूपी का टाइमलाइन चार्ट बताएंगे उसके बाद तब यहाँ पर आपको बताएंगे कि डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्लान काम कैसे करता है। क्वालिटी प्लानिंग, जैसा कि क्वालिटी प्लानिंग कोई भी काम करने से पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, जैसे एपीक्यूपी का भी आपको नाम पता होगा कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग होता है। तो हमको कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है और शुरू से लेकर लास्ट तक हमको क्या क्या करना है, वाई रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए हम इस सब चीज़ को करते हैं, जिससे कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है हमसे की है कस्टमर ने वो पूरी हो सके और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे क्वालिटी के लिए वो कंप्लीट हो सकें, जिससे कि फ्यूचर में कस्टमर हमसे डिससेटिस्फेक्शन ना हो। इसलिए हमको क्वालिटी प्लानिंग बहुत ही कंपलसरी मैंडेटरी है और आपको करना ही होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इसलिए एपीक्यूपी किया जाता है। इससे पहले हमने आपको एपीक्यूपी एलिमेंट के साथ एलिमेंटल के बारे में बताया था दूसरी वीडियो में, एपीक्यूपी के पार्ट दूसरी वीडियो में। अब हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम 8वें एलिमेंट से चलेंगे। 8वां एलिमेंट आपका होता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट एंड टूल। तो दोस्तों the purpose of the element is obtain inspection method and use inspection equipment and tools which the educate for the measuring work। यानी कि दोस्तों हम जो आप इंस्पेक्शन करते हैं उसका क्या क्या मेथड है, कौन कौन से टूल से करना है, उन सब के बारे में देखा जाता है। The equipment to use for the inspection process should be verified, evidence of equipment capability, process sustainability and requirement must have discussed with customer। कस्टमर के पास जो हमारा प्रोडक्ट जाने वाला है उसको हम वेरीफाई करते हैं टूल के द्वारा, गेज के द्वारा। इंस्पेक्शन का कौन कौन से मेथड हैं, कि हमारे इक्विपमेंट उस कैपेबिलिटी के है कि नहीं है कि हम उसको वेरीफाई कर सके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। The equipment tool are providing by planning team according to operation requirement। हमारे पास कंट्रोल प्लान होता है या टीसीएस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट से उस पार्टिकुलर डायमेंशन का इंस्पेक्शन करना है, ये सब कुछ उसमें तो होता है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है, कितनी टॉलरेंस है, सब कुछ दिया होता है।
The inspection method, equipment, and tool used for inspection process and inspection planning should be communicated with customer. जो भी हम इंस्पेक्शन का मेथड यूज करते हैं, जो भी हम टूल यूज करते हैं, जिस तरह से भी हमने अपने पीसीएस बना रखे हैं, उस सबको हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है पीपीएफ का। उसमें बताया जाता है कि हम कस्टमर को कैसे कर रहे हैं, जैसे कि चेकिंग ऑफ एड्स भी कहते हैं। पीपीएफ का 17वां नंबर का डॉक्यूमेंट होता है, सॉरी 16वां नंबर का डॉक्यूमेंट होता है चेकिंग एड्स। इसमें ये सब कुछ लिखा भी रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये काम करना होता है। तो दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। अगला आता है आपका इंस्पेक्शन प्लान कंट्रोल फॉर प्रोटोटाइप आइटम। इंस्पेक्शन का प्लान बनाना होता है नॉर्मल एलिमेंट पीक्यूपी का। To secure the prototype quality, inspection plan carry out as the categories and scope of the inspection and constituents. Inspection equipment for prototype are defined and approved with customer. In case of customer having an special requirement or special characteristics should be included in inspection plan and control plan, and related documentation maintained and submission to customer according। यानी कि हम इसमें इंस्पेक्शन प्लान बनाते हैं, और उस इंस्पेक्शन का जो प्लान होता है वो हमारा इक्विपमेंट में प्रोटोटाइप के कैंप बनाया जाता है। क्योंकि इंस्पेक्शन प्लान भी हमारे 3 तरह के होते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल प्लान होते हैं, कंट्रोल प्लान जैसे हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। उसी तरह से हमारे इंस्पेक्शन प्लान होते हैं, प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन प्लान, प्री लॉन्च इंस्पेक्शन प्लान और प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन प्लान। तो ये तीनों ही जब प्लान बनाए जाते हैं तो वहाँ पे मेंशन भी होता है कि ये प्रोटोटाइप का है या आपका रीलॉन्च का है या फिर प्रोडक्शन का है। तो आपको प्रोटोटाइप का बनाना होता है, इसके बाद रीलॉन्च का बनता है, उसके बाद आपको फिर जब कस्टमर से अप्रूवल मिल जाता है आपका, तो फिर आप फाइनली प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन प्लान बनाते हैं। लेकिन प्रोटोटाइप का आपका जब बनाया जाता है जब आपका ट्रायल हुआ भी नहीं होता है, आपको एक रफली बना दिया जाता है प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन प्लान। जब आपका ट्रायल हो रहा होता है तो उसमें कुछ कमियां होती है, उसको आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करते हैं और कंट्रोल प्लान को, इंस्पेक्शन प्लान को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद जो हमारा इंस्पेक्शन प्लान बनता है उसे हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान या फिर प्री लॉन्च इंस्पेक्शन प्लान भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हम सैंपल को कस्टमर के पास भेजते हैं, और कस्टमर के पास भेजने के बाद यदि वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर हम फाइनल प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान और इंस्पेक्शन प्लान बना लेते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं कस्टमर के पास। 10वां आता है आपका एलिमेंट की पैक का या आपका एटीक्यूपी का प्रोटोटाइप आइटम प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। इसमें कस्टमर का शेड्यूल आता है प्रोटोटाइप में या प्री लॉन्च में कि हमको 100 पीस चाहिए चेक करने के लिए, या फिर 1000 पीस चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 300 पीस की होती है, लेकिन आप कस्टमर से बात कर लेंगे कि उसको कितने चाहिए प्रोटोटाइप में, और प्री लॉन्च में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बारे में क्लियरिटी भी ले लो तो अच्छा रहता है, जिससे कि आपका वीक खर्चा बच जाता है। यदि बाई चांस आपका प्रोडक्ट खराब होता है, कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे तो इफेक्ट आता है और पीपीएम भी आपका बढ़ता है। तो आप कस्टमर के इसके बारे में जान लें कितना शेड्यूल है प्री लॉन्च का प्रोटोटाइप सैंपल का, उसी हिसाब से आप पीस को निकालें। आपका 11वां डॉक्यूमेंट आता है डिजाइन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। तो आपका इसमें ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन होती है, इंक्लूड टेक्निकल डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी होती है जो कि कस्टमर ने हमको दी होती है और सप्लायर एंड को हमने प्रोवाइड की होती है। क्योंकि मटेरियल सप्लायर के यहाँ आएगा और फिनिश गुड कस्टमर के पास जाएगा। तो बेसिकली द एलिमेंट इंडिकेट द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन एंड इट रिलेटेड शेड्यूल मैनेजमेंट। जनरली कस्टमर मस्ट बी इन्फॉर्मिंग टू सप्लायर of schedule and change making in a drawing and specification on before
real production to maintain schedule of product. If the supplier had prepared drawing and specification, supplier responsible for agreed change with customer. दोस्तों, जो कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन दी है, जो शेड्यूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको रिव्यू करना होता है और उसके बाद सप्लायर को हम इन्फॉर्म करते हैं हमको इतना ये इस स्पेसिफिकेशन में रॉ मटेरियल चाहिए। यदि कोई चेंजिंग होती है ड्राइंग में तो हम दोबारा से प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद दोबारा शेड्यूल लगाते हैं और सप्लायर को फिर दोबारा से रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद कस्टमर के पास हम उसको भेजते हैं और कस्टमर को उसके लिए फिर एग्री करते हैं। जैसे कि एपीक्यूपी का सेकेंड डॉक्यूमेंट होता है ईसीएन, आपका 12वां डॉक्यूमेंट आता है कन्फर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी। जब कस्टमर के पास से कोई ड्राइंग आती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, और हमारे पास उतनी मैन पावर है या नहीं है, या फिर स्पेस है कि नहीं, मशीन है कि नहीं है, या फिर आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट है कि नहीं, ये सब कुछ हम कंफर्म करके कस्टमर को बताते हैं। फिर कस्टमर उसके बाद हमको एलओआई भेजता है, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। 13वां आपका आता है प्रोसेस फ्लो चार्ट मास प्रोडक्शन लेआउट। तो ए रियल प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन लेआउट और प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए विजुअल representative and planned sequence of process for particular product and its specification। यानी कि हमारा जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है या प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, वो प्रोसेस का क्या सीक्वेंस है वो विजुअली बताने के काम आता है कि हमारा इसके बाद ये ऑपरेशन होगा, इसके बाद ये होगा। फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो स्टोर में जाएगा, रॉ मटेरियल एरिया में, वहां से फिर ब्लैंक कटेगा, फिर पंचिंग होगी, फिर फाइनल बेंडिंग होगी, फिर पैकिंग होगी, फिर डिस्पैच होगा। इस तरह से आपका एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है जिसमें कि प्रोसेस का सीक्वेंस क्या क्या है ये बताया जाता है। और जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम का जो आपका इनपुट होता है वो सिमिलर पार्ट से भी लिया जाता है, कभी कभी सब सिमिलर पार्ट होता नहीं तो इंडिविजुअल भी होता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा कैसे है, जिसमें इनकमिंग से लेके आउटगोइंग सारे के सारे आपको ऑपरेशन मिलेंगे उसमें। अगला आता है प्रोसेस एफएमईए। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का आउटपुट होता है प्रोसेस एफएमईए, यानी कि प्रोसेस एफएमईए का इनपुट की बात की जाए तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है। A process a process FMEA is systematic procedure or method conducted for identity and account potential defect in production process and to analyze root cause to correcting real cause of defect occurring in process। यानी कि हम एफएमईए में इन फ्यूचर में होने वाले आपके रूट कॉज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हमारे पार्ट में कोई डिफेक्ट न हो, उसको ट्रैकिंग कैसे करना है ये सब कुछ एफए में आता है। इसमें आपका अकरेंस डिटेक्शन और सिवियरिटी होता है, जिसका तीनों का मल्टीप्लाई किया जाता है और आरपी निकाला जाता है, रिस्क नंबर जिसे कहते हैं। तो बेसिकली ये एफएमईए नया आ गया है जिसमें कि आरपीएन खत्म हो गया है। नया वर्जन जो आया है लास्ट ईयर जून 2019 में, उसमें आरपीएन की जगह पर एपी आ गया, एक्सेस प्योरिटी की बात करता है। लेकिन अधिकतर अभी कंपनियों में ओल्ड वर्जन ही चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग आपको एफएमई बता रहे हैं। आपका जो एफएमई होता है आपको डिफेक्ट को कम करने में और डिफेक्ट को कम करने में और स्क्रैप को कम करने में और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम आता है, और ये भी काम आता है कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। हम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं जिससे उनको भी कुछ
लर्निंग करने का मौका मिल सके, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर करें। टेंगरा एसोसिएट ने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि 5S एक्सपर्ट, काइजन एक्सपर्ट, पोकायोका चेंज मैनेजमेंट, 5 को टूल, FMEA, SPC, MSA। इस तरह से 35+ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। कुछ ही समय में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चालू हो जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। पढ़ने में एलिमेंट की बात करते हैं, जो कि 15 में एलिमेंट APQP का इंस्पेक्शन इक्विपमेंट कैपेबिलिटी होता है। The purpose of the element is the maintain and improvement of measuring system capability, study and inspection equipment accuracy। दोस्तों यहाँ पर ये बार एलिमेंट हमारा बताता है कि हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कितना कैपेबल है कि नहीं है, और इनिशियल प्रोसेस स्टडी जिसे कि SPC कहते हैं, उसमें CPCP के और या PPPP के CM के निकालते हैं, वो हमारे एक्सेप्टेड रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे CP की वैल्यू 1.67 और 1.33 होती है, तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है CP और CP के काम, उसको मीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और उसमें फर्दर क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, इंस्पेक्शन कैसे कैसे करना है। यदि हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स जो हमारा कैपेबिलिटी वैल्यू है उसको मीट नहीं कर पा रहे, तो हमको क्या इम्प्रूवमेंट करें जिससे कि हम उसको मीट कर लें। और इसमें अप्रेजर का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे गेजन R&R में प्रयोग करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर कस्टमर पर भेजते हैं, और कुछ कमी होती है उसको मॉडिफाई करते हैं। और इस तरह से हम इंस्पेक्शन की जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फुलफिल करके अपनी कैपेबिलिटी को मॉडिफाई करते हैं और अप्रूवल लेते हैं। 16 में आपका आता है प्री प्रोडक्शन है या प्री कंट्रोल प्लान। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोटोटाइप के बाद आपका प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनता है। उसके बाद जब कस्टमर से सैंपल अप्रूव हो जाते हैं तो आपके प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान बनता है। लेकिन ये सेकंड स्टेज का कंट्रोल प्लान है, जो कि प्री लॉन्च वाले को मॉडिफाई करना पड़ता है। और इसके बाद आपको बताते हैं प्रोसेसन प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकल रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करते हैं। बेसिकली इसमें प्रोटोटाइप से कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है इंस्पेक्शन की, यानी कि आप डबल कर सकते हो या फिर AIEG का मैनुअल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद सैंपल को निकालने के बाद कस्टमर के पास ले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। इसमें ये प्रोसीजर की बात करता है आपका कि आपने क्या क्या WI बनाई है, क्या क्या आपके ऑपरेशन है, कैसे कैसे आप काम करना है। इसमें ये बताया जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, शेड्यूल क्या है, प्लानिंग क्या है, मेंटेनेंस का प्लान क्या है आपका, या फिर SPC बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है आपकी, PCS, ये सब कुछ उसमें प्रोसेस इंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है, जो कि इनिशियल फेज का काम होता है। 18 में आपका आता है लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल, यानी कि कस्टमर के पास कौन कौन सा मटेरियल कैसे कैसे जाएगा, जो हम जिस पार्ट को या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर के पास जाते जाते वो मटेरियल डैमेज हो जाए या उसमें कोई डेंट स्क्रैच आ जाए, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसका पर्पस यही होता है कि कस्टमर से हम बात कर लेते हैं कि हमको कैसे भेजना है। अधिकतर केस में कस्टमर ही हमको पैकिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। यदि पैकिंग स्टैंडर्ड कस्टमर प्रोवाइड नहीं करता तो हम इंटरनली इसको बना लेते हैं, और उस इंटरनली स्टैंडर्ड को ही, पैकिंग स्टैंडर्ड को ही हम कस्टमर से अप्रूव करवा लेते हैं, जिसमें कि आपका रस्ट रिमूवल ऑयल भी आता है। वैसे बेसिकली R125 यूज किया जाता है रस्ट रिमूवल ऑयल। 19 में आपका आता है प्रोडक्शन फर्स्ट आयरन, जो कि APQP के चौथे फेज का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें जब हमारे पास
एपीक्यूपी का सेकंड फेज का काम कंप्लीट और थर्ड फेज का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर ट्रायल करते हैं प्रोडक्शन टीम से बात करके, क्वालिटी टीम से बात करके और टू रूम वालों से बात करके। तो फिर जब ट्रायल करते हैं तो उसमें कुछ बेसिकली कमियां आती हैं, हम उसको फिर इम्प्रूव करते हैं और उसी समय हमारी हिस्ट्री कार्ड बनता है जिसे पास्ट डाटा टेबल शीट इन फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, या उससे पहले कुछ सेम प्रोसेस होता है तो मुझसे भी कुछ हेल्प ले लेते हैं। तो ये सब कुछ इसमें ऑपरेटर को भी ट्रेन किया जाता है, जैसा कि इससे पहले वाले एलिमेंट में आपको बताया था। 20 में आता है आपका मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन प्लान। जब हमारा कस्टमर के पास से सैंपल पास हो जाता है तब हम जो है मास प्रोडक्शन का प्लान करते हैं और कंट्रोल प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब हमारा कस्टमर से सैंपल अप्रूव हो जाएगा तो कस्टमर हमसे कहेगा कि ले आप लो जी, आपका ये शेड्यूल है, आप इसके अनुसार हमको इसी डेट पे डिस्पैच करते रहो। फिर हम उसको डिस्पैच टीम को, प्रोडक्शन टीम को हैंड ओवर कर देते हैं और एनपीडी वाली जो टीम होती है वो नए प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाती है। तो ये आपका कंट्रोल प्लान बनाने के बाद ये सब कुछ होता है। 21 में आता था आपका इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, जिसे कि पीपेप का 11वां डॉक्यूमेंट कहलाता है आपका, जिसमें कि एसपीसी, बेसिकली एसपीसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सीपीएस सीपीके की स्टडी की जाती है। हमारा जो स्टैटिकल मेथड है वो क्या क्या है, जैसे एसपीसी से पता चला स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये 3 भागों से मिलकर बना है। स्टैटिकल का मतलब होता है सांख्यिकी या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसमें आपको पीपी या पीपीके या सीपीसीपीके करना होता है। पीपी और पीपीके आपकी लॉन्ग टर्म स्टडी होती है, सीपीके आपकी शॉर्ट टर्म स्टडी होती है। और एक इसमें आपका सीएमके होता है। जब भी आप इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी की बात करें तो आपको सबसे पहले सीएमके निकालना चाहिए, उसके बाद सीपीके निकालना चाहिए, उसके बाद पीपीके निकालना चाहिए। लेकिन बेसिकली होता क्या है कंपनियों में कि सीएमके कोई निकालता ही नहीं है। अधिकतर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है, जो कि सिस्टम के अगेंस्ट है और ये सही भी नहीं होता है। और उस हिसाब से हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो सही निकल के नहीं आती है। अगला एलिमेंट आपका आता है 22वां टेक्निकल टेस्ट ऑन प्रोडक्शन आइटम। इसमें आपका सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर हम टेस्ट करते हैं कि हमारा क्या क्या वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका फिर डॉक्यूमेंट को देने के बाद, कस्टमर से अप्रूव होने के बाद, हम टेक्निकल टीम जो है हमारी क्वालिटी की, प्रोडक्शन की, मेंटेनेंस की, टू रूम वाली को हम हैंड ओवर कर देते हैं और उसके बाद हम अगले प्रोडक्ट पे लग जाते हैं। इनिशियल सैंपल इंस्पेक्शन में आपका आता है जो हमने जो आपका इनिशियल फेज में इंस्पेक्शन कर रहे थे। इसके बाद आईपीसी की बात की जाए तो 3 महीने तक इसको हम 3 महीने तक इसको हम कंटिन्यू वॉच करते हैं काउंटर मेजर के लिए। कोई कस्टमर के पास रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, कोई इसमें इश्यू तो नहीं आ रहा है। तो इनिशियल सैंपलिंग इंस्पेक्शन थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी पे किया जाता है। और आईपीसी की बात भी करता है आईएटीएफ का मैनुअल, तो आप उसमें देख लें, कस्टमर से बात कर लें कि कस्टमर कितने पीसों की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें या तो 3000 पीस लिए जाते हैं या फिर 3 मंथ तक का लिया जाता है। तो जो पहले होता है उसको करते हैं। आप बात करके क्लियरिटी ले रहे हैं कस्टमर से, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो वीडियो बनाएंगे एपीक्यूपी के फेज कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे। जो हमारी वीडियो का टाइटल होगा एपीक्यूपी फेज होगा। इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाते रहें और सपोर्ट करते रहें। जो हमारे यहाँ से पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग लेते हैं उनको जॉब भी लगवाते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं, मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करें या फ़ोन करें या वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। आपका क्या सवाल नाम से हम हर बार आपसे कुछ ना कुछ पूछते हैं। इस बार भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पर्सनली भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसे यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे आपके लाइक और शेयर से हमको मोटिवेट मिलता है, एम्पावर होते हैं।